हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम टेस्ट करने वाले हैं यूनिट 10 का। जनजातियों से संबंधित जितने भी संवैधानिक संस्थान हैं, संवैधानिक प्रावधान हैं और संग्रहालय हैं, उनको आज हम पढ़ेंगे। यहाँ से आप ये समझिए 3 से 4 और ज़्यादा ही क्वेश्चन आएंगे। ये मतलब टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आपने हमारा प्रैक्टिस सेट लिया है तो जो टेस्ट नंबर 107 है वो यही टेस्ट है, तो टेस्ट नंबर 107 को कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बादल भोई आदिवासी संग्रहालय कहाँ पर है? बादल भोई आदिवासी संग्रहालय है छिंदवाड़ा में। सभी को पता है कि बादल भोई आदिवासी संग्रहालय कहाँ पर है। बादल भोई आदिवासी संग्रहालय कहाँ पे है? छिंदवाड़ा में है। ट्राइबल म्यूजियम छिंदवाड़ा की स्थापना कब हुई थी? ट्राइबल म्यूजियम छिंदवाड़ा की स्थापना 1954 में हुई थी। छिंदवाड़ा में है और इसकी स्थापना, पहले ये ट्राइबल म्यूजियम के नाम से जाना जाता था, फिर इसको बादल भोई आदिवासी संग्रहालय कर दिया था। अगला है, ट्राइबल म्यूजियम का नाम कब बदला? देखो, जो बादल भोई आदिवासी संग्रहालय है उसको पहले ट्राइबल म्यूजियम बोला जाता था, फिर उसका नाम बदलकर बादल भोई संग्रहालय कर दिया। तो ये कब कर दिया था? 1997 में कर दिया था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनजातीय संस्कृति संग्रहालय कहाँ पर है? जनजातीय संस्कृति संग्रहालय भोपाल में है। आदिवर्त आदिवासी संग्रहालय कहाँ है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आने के भी 99% चांसेस हैं। आदिवर्त आदिवासी संग्रहालय कहाँ पर है? खजुराहो में। खजुराहो जो कि विश्व विरासत स्थल है, 1986 में खजुराहो को विश्व विरासत स्थल घोषित किया। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये है मेरा प्रैक्टिस सेट। अगर आप 2025 प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा ये वाला प्रैक्टिस सेट और आप हमारे ये प्रीलिम्स के नोट्स, आप ये दोनों मंगवा लीजिए। ये थ्योरी नोट्स हैं, बहुत ही शानदार फ्लो चार्ट, डायग्राम सहित हैंड रिटन ये नोट्स हैं। पहले थ्योरी पढ़िए, फिर इन थ्योरी के जो टॉपिक्स हैं उनके इससे MCQ लगाइए। ये MCQ 11,500 MCQ हैं। हर यूनिट का 1,000 हमने बेस्ट प्रश्न इसमें निकाला है, बहुत ही शानदार है। तो और 2025 का जो प्रीलिम से अभी जो कैलेंडर जारी हो जाएगा, नोटिफिकेशन उसका अक्टूबर नवंबर में आ जाएगा और जनवरी या फरवरी में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो आप अभी से ही तैयारी कीजिए। अगर आपको प्रीलिम्स या आप जो अधिकारी बनने का सपना देख रहे हैं तो आप ये वाला अपना जो अगला प्रीलिम्स की तैयारी कीजिए। जो अभी का प्रीलिम्स है उसके लिए जो रिवीजन अभी करवा रही हूँ वो करते जाइए, जैसे कि मैं अभी करा रही हूँ। इसके साथ आपको एक नोट्स मिलेगा जो आपको जब तक ये वाला सिलेबस चेंज नहीं हो जाता तब तक के लिए काम करेगा। सिलेबस अभी चेंज हुआ तो 2-3 साल सिलेबस अब चेंज नहीं होगा, तो आप बिल्कुल निश्चित होकर इन नोट्स को पढ़िए बहुत ही शानदार तरीके से। इसकी आपको टोटल 10 यूनिट है तो टोटल 10 बुकलेट मिलेंगी और इसकी आपको 2 बुकलेट मिलेंगी प्रैक्टिस सेट। अभी जो प्रैक्टिस सेट का ग्रुप में है, ये हर साल हम प्रैक्टिस सेट बनाते हैं। ये प्रैक्टिस सेट के ग्रुप में आपको बाय सीरीज़ मिलेगी, फटाफट सीरीज़ मिलेगी, इन सब की PDF मिल रही है और रोज़ बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ। अगला है, वन्या प्रकाशन की स्थापना कब हुई थी? आदिवासी से पत्रिका से संबंधित ये प्रकाशन है, तो पूछ रहे हैं कि जो वन्या प्रकाशन है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1980 में हुई थी। उद्यमी विकास संस्थान की स्थापना कब हुई थी? उद्यमी विकास संस्थान की स्थापना भी 1980 में हुई थी। अनुसूचित जनजाति अधिनियम कब बना था? 16 अगस्त 1989 को अनुसूचित जनजाति अधिनियम बना। गाता की स्थापना मृतकों की स्मृति के लिए की जाती है। ये कौन सी जनजाति करती है? तो गोंड भी करती है, भील भी करती है, कोरकू उपरोक्त सभी जनजाति गातकों की स्थापना करती है मृतकों की स्मृति के लिए। जनजातियों में मातृ देवियों का मंदिर क्या कहलाता है? जनजातियों में जो माता देवी का मंदिर है उसको गुड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनजातियों में जो माता देवी का मंदिर है गुड़ी बोलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, पिथौरा किसकी चित्रकला है? पिथौरा भीलों की चित्रकला है। पिथौरा चित्रण में रावण के कितने मुख बनाए जाते हैं? तो पिथौरा चित्रण में रावण के 12 मुख बनाए जाते हैं। या पिथौरा किसकी है? भीलों की। इसमें कितने चित्र बनाए जाते हैं? रावण के 12। भीली सामुदायिक केंद्र मध्य प्रदेश का पहला ये रेडियो केंद्र है सामुदायिक, ये भावरा अलीराजपुर में है। ये अलीराजपुर के कहाँ पर है? भावरा में है, जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था। भारिया सामुदायिक रेडियो केंद्र कहाँ पर है? भारिया सामुदायिक रेडियो केंद्र छिंदवाड़ा के विजोरी में है। कोरकू सामुदायिक रेडियो केंद्र कहाँ पर है? कोरकू सामुदायिक रेडियो केंद्र खंडवा में। याद रखना, कोरकू कहाँ पे है? खंडवा में है। भारिया कहाँ पर है? बिजोरी छिंदवाड़ा में है। और भीली सामुदायिक केंद्र भावरा अलीराजपुर में है। सहरिया सामुदायिक केंद्र कहाँ पर है? सहरिया सामुदायिक रेडियो केंद्र श्योपुर में है। आकांक्षा योजना किससे संबंधित है?
आकांक्षा योजना जनजाति के छात्रों को प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं हेतु कोचिंग देने से संबंधित है। मध्य प्रदेश में आदिम जाति कल्याण विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1964 में आदिम जाति कल्याण विभाग की स्थापना हुई थी। फ्रेंड्स, आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। आपने अगर इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा, मैसेज भी कीजिएगा फॉलो करके। साथ में टेलीग्राम ग्रुप में इंपॉर्टेंट पीडीएफ पहुंचा रही हूँ तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी। आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर क्या कर दिया है? 1965 में नाम बदल दिया था आदिम जाति कल्याण विभाग का और इसका नाम कर दिया था आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग, ये कर दिया था। कब बदला था नाम आदिम जाति कल्याण विभाग का? 1965 में बदला था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। मध्य प्रदेश जनजाति शोध एवं विकास संस्थान कहाँ पर है? भोपाल में है जनजातियों का शोध संस्थान। इंदिरा गांधी आदिवासी विद्यालय कहाँ है? इंदिरा गांधी आदिवासी विश्वविद्यालय अमरकंटक में है। मध्य प्रदेश आदिवासी एवं वित्त विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? 1994 में आदिवासी वित्त एवं विकास निगम की स्थापना भोपाल में हुई थी। मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम की स्थापना इंडियन कंपनी एक्ट 1956 की किस धारा के तहत हुई थी? तो धारा 25 के तहत हुई थी। मध्य प्रदेश में टोटल कितने जनजातीय रेडियो केंद्र हैं? मध्य प्रदेश में 9 जनजातीय रेडियो केंद्र हैं। अंतर्राष्ट्रीय जनजाति फिल्म महोत्सव का आयोजन कब से किया जा रहा है? सन 2000 से अंतर्राष्ट्रीय जनजाति फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। सर्वाधिक प्रमुख प्राणी देवता जनजाति कौन सी है? तो सबसे प्रमुख प्राणी देवता जनजाति व्याघ्र और नाग दोनों ही हैं। राजगौणों पर पुस्तक किसने लिखी? ये गौणों का एक प्रकार है राजगौण। तो इस पर जो पुस्तक लिखी थी वो हेमन डार्फ ने लिखी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। राजगौणों पर पुस्तक किसने लिखी थी? हेमन डार्फ ने लिखी थी। अगला है मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों का वर्णन किस अनुसूची में है? मध्य प्रदेश के जो आदिवासी क्षेत्रों का वर्णन है उसका संबंध 5वीं अनुसूची में। टोटल जो अनुसूची हैं वो 12 है। टोटल संविधान में अनुसूचियाँ कितनी हैं? 12 हैं। पहले 8 अनुसूची थी, बाद में ये 12 हो गई हैं। टोटल संविधान में 12 अनुसूची हैं और 5वीं अनुसूची में आदिवासी क्षेत्रों का वर्णन है। कमेंट करके बताइए 5वीं अनुसूची जो है उसमें कितने आदिवासी राज्यों का वर्णन है? एक तो मध्य प्रदेश हो गया, बाकी और कितने हैं? कब गूगल कीजिएगा, गूगल में गूगल कीजिएगा कि 5वीं अनुसूची में कितने राज्यों का वर्णन है। आपको नंबर बता दिया जाएगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। सभी लोग कमेंट कीजिएगा। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं। आसिफ खान बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, पूरा डिटेल भेजते हैं। सभी को उनका कमेंट पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। भील शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो गुंतपा ने किया था अपनी रचना कथा सरिस सागर में। भील शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। अगला है पारधी जनजाति के साथ गिने जाने वाले बहेलियों का उपवर्ग क्या कहलाता है? तो कारगर कहलाता है। पारधी जनजाति के साथ गिने जाने वाले बहेलियों का उपवर्ग क्या कहलाता है? कारगर। अनुसूचित जनजाति की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 366 के खंड 25 में दी गई है। अनुच्छेद 366 के खंड 25 में अनुसूचित जनजाति की परिभाषा दी है। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेकर किसी जाति को अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकता है? तो अनुच्छेद 342 के तहत। राष्ट्रपति अनुच्छेद 42 के तहत राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेकर किसी भी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल कर सकता है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में 21.09% जनजाति पाई जाती है। कितनी? 21.09%। मध्य प्रदेश की जनजातीय संख्या कितनी है? मध्य प्रदेश की जनजातीय संख्या कितनी है? तो 1,53,16,784 ये मध्य प्रदेश की जनजातीय संख्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल लगभग 21% जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है और जनजाति में प्रथम स्थान पर है। वर्तमान में कितनी अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश में अनुसूचित हैं? 43 जनजाति मध्य प्रदेश में अनुसूचित हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की 3 जनजातियों को अति पिछड़ी घोषित किया गया, वो कौन सी हैं? बैगा, भारिया, सहरिया और उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया है। फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो बनाया है घुमंतु और अर्धघुमंतु जनजातियों से संबंधित प्रश्नों का, वाई सीरीज़ में बनाया है। नहीं देखा है देख लीजिएगा, बाकी मैं आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी घुमंतु अर्धघुमंतु की, क्योंकि वो अलग से टॉपिक दिया है और अभी सरकार उन जनजातियों को लेकर बहुत प्रयासरत है, तो वहाँ से भी
प्रश्न बन सकता है। मैंने उसके 30-40 क्वेश्चन कराए थे, उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो इसको देखने के बाद आप घुमंतु वाला ज़रूर देख लीजिएगा। मैं कमेंट बॉक्स में भी उसकी लिंक डाल दूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी। अभी लास्ट दिन जितने भी छात्र दिन बचे हैं, मैं जो जो वीडियो करा रही हूँ, जो हाँ, एक और चर्चित अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ, ये मैंने आपको कराया है। आप विश्वास कीजिए, यहाँ से 2 से 3 प्रश्न कन्फर्म्ड आएंगे 100%। आप पिछले 3-4 साल से देख रहे हैं, मैं जो वीडियो बनाती हूँ वहाँ से कितना ज़्यादा वेटेज आप देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स का रहता है, हाँ, प्रीलिम्स एग्ज़ाम में। तो जो मैं बोल रही हूँ, अगर आप वो करेंगे ना तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको जस्ट नीचे वीडियो के मिल जाता है ना। और उसके बाद मैं आपको घुमंतु वाले का भी डाल दूँगी, तो वो आप देख लीजिएगा। बाकी वो बाय सीरीज़ में है, वो बाय सीरीज़ प्लेलिस्ट में जाके भी आप देख सकते हैं। अनुसूचित जनजाति प्रतिशतता की दृष्टि से, देखो जनसंख्या की दृष्टि से तो मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है, लेकिन अनुसूचित जनजाति की प्रतिशतता की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? 13वां स्थान है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात कितना है? 984। बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे देखा जाए मध्य प्रदेश का ओवरऑल लिंगानुपात 931 है। ओवरऑल कितना है? 931 है। और भारत का देखा जाए तो ओवरऑल 943 है। जनजाति का कितना है? अनुसूचित जनजाति का, तो अनुसूचित जनजाति का 984 है। अनुसूचित जनजाति में सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात बालाघाट का है, 1021। मध्य प्रदेश में अधिकतम जनजातीय जनसंख्या, देखो प्रतिशत नहीं बोल रहे हैं, जनजातीय जनसंख्या बोल रहे हैं। तो जनजातियों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा धार में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? धार में। मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनजातीय जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? भिंड। सबसे कम जनजातीय संख्या कहाँ पाई जाती है? भिंड में। और सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? धार में। मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत आदिवासी लोग नगरों में रहते हैं? तो मध्य प्रदेश में 10.40 लाख लोग आदिवासी लोग ऐसे हैं जो नगरों में रहते हैं। शहरी क्षेत्रों में आदिवासियों की दृष्टि से कौन सा जिला प्रथम है? शहरी क्षेत्रों में आदिवासियों की दृष्टि से भिंड जिला प्रथम है। शहरी क्षेत्रों में आदिवासी से के लिए कौन सा जाना जाता है? भिंड जाना जाता है। यहाँ पे 76.8% शहरी जनजाति रहती है। मध्य प्रदेश के मध्य क्षेत्र में कौन सी जनजाति रहती है? तो गोंड और कोल भी रहती है, कोरकू भी रहती है, वैगा भी रहती है। तो सभी इसके सही हो जाएंगे। मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में कौन सी जनजाति रहती है? तो भील और भिलाला दोनों ही पश्चिमी क्षेत्र में रहती है। मध्य प्रदेश को कितने जनजातीय क्षेत्रों में बांटा है? मध्य प्रदेश को 3 जनजातीय क्षेत्रों में बांटा है। कोल जनजाति विकास, टोटल 11 अभिकरण है जनजाति के। कोल जनजाति विकास अभिकरण, उसका गठन कब हुआ था? तो कोल जनजाति जो विकास अभिकरण है उसका गठन हुआ था 2011 में। कोल जनजाति विकास अभिकरण का गठन कब हुआ? 2011 में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में कितनी विमुक्त जनजातियां हैं? विमुक्त जनजातियां हैं 21। घुमंतु जनजातियां हैं 31। घुमंतु और अर्धघुमंतु हैं 31। टोटल कितनी घुमंतु अर्धघुमंतु 30 है। घुमंतु और अर्धघुमंतु कितनी है? 30 हैं। और 31 कितनी हैं? विमुक्त हैं। तो टोटल ये कितनी हुई? 51। टोटल घुमंतु अर्धघुमंतु विमुक्त जनजातियाँ टोटल 51 है, जिसमें घुमंतु अर्धघुमंतु 30 हैं और विमुक्त जनजातियाँ 21 हैं। मध्य प्रदेश में कितनी घुमंतु जनजातियाँ हैं? अभी मैंने बताया कितनी है? 30 हैं मध्य प्रदेश में घुमंतु जनजातियाँ। अगला है अनुसूचित जनजातियों को नियुक्ति या पदों में आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? अनुच्छेद 16(4) के तहत दिया जाता है। जनजाति राज्यों के लिए पदोन्नति में आरक्षण कब राज्यों में पदोन्नति के लिए पदोन्नति में भी दिया जाता है 16(4)A में। देखो 16(4) में दिया जाता है पदों में आरक्षण, और पदोन्नति में आरक्षण 4A में दिया जाता है। बैकलॉग रिक्तियां जो आती हैं वो किस अनुच्छेद के तहत आती हैं? 50% सीमा आरक्षण जिसमें रहता है वो 16(4)B के तहत आती हैं। किसके तहत? 16(4)B के तहत आती हैं। याद रखिएगा किसके तहत? 16(4)B के तहत आती हैं।
अनुच्छेद 244(1) छठवीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो 244(1) छठवीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले राज्य हैं मेघालय, असम, मिजोरम, त्रिपुरा। तो ये चारों ही राज्य आते हैं, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। 5वीं और 6ठी अनुसूची के अंतर्गत जो SC और ST को अनुदान सहायता दी जाती है वो किस अनुच्छेद के तहत प्रावधान की जाती है? अनुच्छेद 275 के तहत प्रावधान की जाती है। संवैधानिक प्रावधान में क्वेश्चन आएगा। अगला है बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 23 बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने का प्रावधान करता है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बाल श्रम के लिए जो प्रतिबंधित कौन करता है? अनुच्छेद 24 करता है। अस्पृश्यता का अंत ये आप पूछ चुका है PSC 2-3 बार, अनुच्छेद 47 करता है। कौन सा अनुच्छेद विशेष पिछड़े वर्गों की शिक्षा व हितों से संबंधित है? अनुच्छेद 46 जो है वो विशेष पिछड़े बच्चों की शिक्षा व हितों से संबंधित है। अनुसूचित जनजातियों की शैक्षिक उन्नति के लिए किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? तो अनुसूचित जनजाति की शैक्षिक उन्नति के लिए अनुच्छेद 15(4) में प्रावधान किया गया है। जनजातियों की भाषा व लिपि संस्कृति को संरक्षण कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 350 देता है जनजातियों की भाषा व लिपि और संस्कृति को संरक्षण। अगला है लोकसभा में जनजाति आरक्षण किस अनुच्छेद में है? लोकसभा में जनजाति आरक्षण अनुच्छेद 330 में है। ये लोकसभा में जनजातियों का आरक्षण बताता है। राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजाति आरक्षण किस अनुच्छेद में है? राज्य विधानसभा में अनुच्छेद 332 में है। लोकसभा में कब किस में है जनजाति का आरक्षण? अनुच्छेद 330 में है। और राज्य विधानसभा में किस में है? 332 में है। संघ व राज्य सेवा के अधीन जो जनजाति का आरक्षण है वो किस अनुच्छेद में है? तो वो है अनुच्छेद 335 में। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अनुसूचित जनजाति की पहचान करने के लिए अधिकृत करता है? अनुच्छेद 342 ये पे करता है कि राष्ट्रपति किसी भी जाति की पहचान किसी भी जाति को जनजाति घोषित कर सकता है और उसको जनजाति समूह में शामिल कर सकता है। किस संविधान संशोधन द्वारा SC व ST के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना हुई? 65वें संविधान संशोधन के द्वारा SC व ST के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना। एक संविधान संशोधन का टेस्ट है, टेस्ट नंबर 48, वो भी कर लीजिएगा। बाकी इसका लिए भी मैंने एक टेस्ट देखो, मैंने वीडियो जब प्रीलिम्स के लिए स्टार्ट की थी, शुरू में मैं P सीरीज़ बना रही थी, फिर लास्ट 1-2 महीने से मैंने प्रैक्टिस सेट बनाना स्टार्ट किए थे। उसका नाम प्रैक्टिस सेट प्रीलिम्स के नाम से है प्लेलिस्ट में। उसमें मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट कराए हैं इसी टेस्ट में से ही, तो वो भी देख लीजिएगा। बाय सीरीज़ नहीं देखी है तो पूरी वाई सीरीज़ के 15 वीडियो हो गए हैं, वो देख लीजिएगा। फटाफट सीरीज़ चल रही है, उसमें मैं फटाफट रिवीजन करवा रही हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का। आज करंट अफेयर्स, हाँ, आज शाम को 500 प्लस करंट अफेयर्स दूंगी, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय की। महामैराथन वीडियो रहेगा, उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। अब बस वही पढ़ लीजिएगा। एक दिन मध्य प्रदेश का ले आऊँगी तो मध्य प्रदेश का कंप्लीट हो जाएगा। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर केंद्र सरकार के नियंत्रण का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 339 में है। अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन पर अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर केंद्र का नियंत्रण किस में है? अनुच्छेद 339 में। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र संबंधित प्रावधान है? भाग 10 में। संविधान के भाग 10 में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र संबंधित प्रावधान है। 5वीं अनुसूची में कितने राज्य हैं? 5वीं अनुसूची में 10 राज्य हैं। आपको मैंने ऊपर एक क्वेश्चन पूछा था 5वीं अनुसूची में कितने राज्य हैं। देखो यहाँ पे मैंने करवा भी दिया है। बाकी जिन लोग कमेंट दिए होंगे अभी तक कि पहले का क्वेश्चन पढ़ के तुरंत कमेंट दिए होंगे, तो आप अपना आंसर चेक कर लीजिएगा। अगला है अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्यों में कितने सदस्यीय सलाहकार परिषद आवश्यक है? तो 20 सदस्य वाली सलाहकार परिषद आवश्यक है। किस जनजाति को आदि पुरुष कहा जाता है? किसे जनजाति का आदि पुरुष कहा जाता है? ठक्कर बाबा को जनजाति का आदि पुरुष कहा जाता है। अगला है अनुसूचित जनजाति की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? अनुसूचित जनजाति की दशकीय वृद्धि दर 25.2 है और लगभग 20.1% मध्य प्रदेश की जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर है और लगभग 17.3% भारत की जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर है। अनुसूचित जनजाति में साक्षरता दर कितनी है? 50.6% है।
मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति सहकारी वित्त एवं विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? 1979 में हुई थी। अगला है अनुसूचित जाति उप योजना कब आरंभ की गई? 1979-80 में। जनजातीय अनुसंधान संस्थान भोपाल की स्थापना कब हुई थी? 1954 में हुई थी। जनजातीय अनुसंधान संस्थान छिंदवाड़ा का स्थानांतरण भोपाल में कब किया गया था? 1964 में छिंदवाड़ा का स्थानांतरण भोपाल में कर दिया था। जनजातियों के लिए पंचशील सिद्धांत किसने दिया? जनजातियों के लिए जो पंचशील सिद्धांत दिया था वो नेहरू जी ने दिया था। किसने? नेहरू जी ने। अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजाति आयोग 1960 में गठित हुआ। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसके प्रथम अध्यक्ष UN डेवर थे। अगला है जनजातीय उप योजना किस पंचवर्षीय योजना में आई? जनजातीय उप योजना 5वीं पंचवर्षीय योजना में आई। कब आई? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, कमेंट करके बताइएगा, मैक्सिको की PM कौन बनी है? ये क्वेश्चन बहुत ऐसा लग रहा है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैक्सिको की PM कौन बनी है? मैंने अपने YouTube के जो पोल वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें भी करवाए हैं, व्हाट्सएप पे भी कराए, व्हाट्सएप ग्रुप पर, टेलीग्राम ग्रुप पर भी एक क्वेश्चन भेजा है। तो इसका आंसर कमेंट कीजिएगा, मैक्सिको की PM कौन बनी है। इस्लाम ग्रहण करने वाले भील कौन से भील कहलाते हैं? तड़बी भील कहलाते हैं, जो इस्लाम धर्म ग्रहण करते हैं। भील जनजाति के प्रमुख देवता कौन होते हैं? राजा पंथा। राजा पंथा भील जनजाति के प्रमुख देवता होते हैं। छापा प्रथा किस जनजाति में? छापा नहीं है, ये दापा प्रथा है। दापा प्रथा किस जनजाति में है? भील जनजाति में है। दापा प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? भील जनजाति में पाई जाती है। दहेज लेकर वधू को दिया जाता है, बहू को लिया जाता है, तो अब इस पर बैन लग गया है। सिडोली प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? सिडोली प्रथा कोरकू जनजाति में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? कोरकू जनजाति द्वारा चटकोरा नृत्य भी किया जाता है। मध्य प्रदेश का जो दक्षिणी भाग है वहाँ पर ये पाई जाती है। शहरिया विकास अधिकरण में कितने जिले आते हैं? शहरिया विकास अधिकरण में 8 जिले आते हैं। शहरिया विकास अधिकरण में कितने जिले आते हैं? 8 जिले आते हैं। भारिया विकास अधिकरण में कितने जिले आते हैं? भारिया में 1 आता है। शहरिया में टोटल 11 अभिकरण हैं। शहरिया में 8 आते हैं और भारिया में 1 आता है। बैगा विकास अधिकरण में कितने आते हैं? बैगा विकास अधिकरण में 6 आते हैं। वेगा विकास अधिकरण में कितने आते हैं? 6 आते हैं वेगा विकास अधिकरण में। विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के लिए कितने अधिकरण स्थापित किए गए? 15 किए गए हैं। सॉरी, मैं तब से 11 कह रही थी। विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए टोटल कितने अभिकरण दिए गए हैं? 15 दिए गए हैं। 3 बैगा जनजाति हैं, 3 विशेष पिछड़ी जनजाति हैं, बैगा, भारिया और शहरिया। अब जो बैगा जनजाति है उसके लिए कितने हैं? 6 अभिकरण। भारिया जनजाति के कितने हैं? 1 अभिकरण। और शहरिया जनजाति के कितने हैं? 8 अभिकरण। तो टोटल ये कितने हो गए हैं? 15 अभिकरण हो गए हैं। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1995 में हुई थी। मध्य प्रदेश आदिम जाति मंत्रणा परिषद कब बना? मध्य प्रदेश आदिम जाति मंत्रणा परिषद 1957 में बना। विष्णु कुमार समाज सेवा सम्मान 2010-11 में जो सम्मानित राशि है वो कितनी है? 1 लाख है। जनश्री बीमा योजना में किन जनजाति के सदस्यों को पुरस्कार स्वरूप 30,000 रुपये की राशि दी जाती है? बारिया, बैगा और शहरिया, इन तीनों में दी जाती है। उड़द दाल को शुभ संकेत के रूप में कौन सी जनजाति प्रयोग करती है? अगरिया जनजाति उड़द दाल को शुभ संकेत के रूप में प्रयोग करती है। PM जनमन योजना कब आई थी? 15 नवंबर 2023 को। PM जनमन योजना कब आई? 15 नवंबर 2023 को PM जनमन योजना आई थी। फ्रेंड्स, मेंस का भी हमारे नोट्स तैयार होते जा रहे हैं न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। समाजशास्त्र का हो चुका है। समाजशास्त्र की टोटल आपको 6 बुकलेट मिलेंगी। 5 बुकलेट आपको मिलेंगी इसमें 7 और 10 नंबर की। 1 बुकलेट मिलेगी आपको इसमें 2 मार्क्स की। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है और फ्लो चार्ट डायग्राम सहित इनको कवर किया गया है। देखिए आप इस प्रकार से, ये पेपर 4 का है। पेपर 4 का जो पैकेज पूरा तैयार हो चुका है। पेपर 4 में आपको टोटल 4 बुकलेट मिलेंगी। समाजशास्त्र में 6 बुकलेट मिलेंगी। पेपर 5 भी तैयार हो गया है, 1 बुकलेट मिलेंगी। आप ये पूरी 11 बुकलेट मंगा सकते हैं। जैसे जैसे तैयार होती जाएंगी वैसे वैसे आप अपना नोट्स बुक कर सकते हैं। देख सकते हैं आप इस प्रकार के हमारे नोट्स हैं। इस प्रकार फ्लो चार्ट डायग्राम सहित नोट्स को तैयार किया गया है।
इस प्रकार से ये नोट्स है, पढ़ने में आपको बहुत अच्छा लगेगा, पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा हमारे मेंस के नोट्स को। अगला क्वेश्चन है, पीएम जनमन जो योजना आरंभ हुई थी वो क्यों हुई थी? तो ये विशेष रूप से जो पिछड़ी जनजाति हैं उनको आर्थिक लाभ देने के उद्देश्य से आरंभ हुई थी। अगला है, टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना, ये आरंभ हुई थी 6 सितंबर 2022 को। ये अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए है। इसमें आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को कितना ऋण दिया जाता है? 10,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाता है। टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना में ब्याज राशि कितनी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनजाति की योजनाएं भी पूछी जाएंगी। टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना में 7% ब्याज अनुदान दिया जाता है। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना की घोषणा कब हुई थी? 3 जनवरी 2024 को हुई थी रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन की योजना। रानी दुर्गावती योजना में मोटे अनाज की खेती पर सरकार प्रति किलो कितना प्रोत्साहन राशि देगी? 10 रुपये प्रति किलो की प्रोत्साहन राशि सरकार देगी। कितनी? 10 रुपये प्रति किलो। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन थे। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।